हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनोद कुमावत। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज अपना टेस्ट सीरीज, डायमंड टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट, पार्ट टेस्ट इसका सॉल्यूशन, पार्ट टेस्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन इसके अंदर। चलो बेटा शुरुआत करते हैं। तो ये पहला सेक्शन हुआ हमारा सेक्शन नंबर 1। जैसे अपन को 2 सेक्शन मिलते हैं नीट में, उसके अकॉर्डिंग अपना पहला सेक्शन है जिसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चंस हैव 4 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग -1। सो फर्स्ट क्वेश्चन is 100 coplanar forces each equal to 10 Newton acting on a body. Each force makes an angle 5/50 with the preceding force. What is the resultant of the forces? बेटा all the forces, जिसे मैंने कह दिया कि भाई ये हमारा एक फोर्स हुआ, ऐसे हमारे पास में टोटल कितने फोर्स हुए जो एक बॉडी पे लग रहे हैं कोप्लेनर, इक्वल एंगल पे लग रहे हैं। ऐसे 100 है विच हैव एन इक्वल एंगल्स। कितना हुआ बेटा ये 5/50, ये हमारा एंगल हुआ। तो ऐसे 100 हुए तो 100 को एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल एंगल कितना आ जाएगा हमारा 2π आ जाएगा। इसका मतलब कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हमारे फोर्सेस लग रहे हैं। जो रिजल्टेंट कितना होगा F, जो रिजल्टेंट होगा इसके लिए वो कितना आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स जो हुआ वो हमारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम जो है हमारा उसके लिए, तो बेटा ये हमारे पास में मैग्नीट्यूड a प्लस बी ओवर a माइनस बी, दिस इज द sum of the magnitudes of these two vector and difference of these two vectors. इन दोनों का जो रेशियो है this is 3:1. Then we can solve this equation. A क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया बेटा b एंड ये हो गया 3a माइनस 3b। b को वन साइड कर लो बेटा, 4b इक्वल्स टू 2a, देन रेशियो ऑफ, देन a इज इक्वल्स टू, a का वैल्यू निकालना बेटा, तो ये 2 कैंसिल हो गया, देन a इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 2b। ये 2b के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन है वेक्टर a एंड b विच आर पैरेलल, देन वैल्यू ऑफ p एंड q। बेटा पैरेलल की कंडीशन क्या होती है हमारी, बता देता हूं कि एनी वेक्टर विच इज a इज इक्वल्स टू a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप। ये जो b वेक्टर है उसे लिखा b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। If these two vectors are parallel to each other, then the ratio of the respective directions will be same for all the direction. So here a1 by b1, this is the v1, equals to a2 by b2 equals to a3 by b3। ये रेशियो हमेशा क्या बना रहेगा बेटा जी, कांस्टेंट बना रहेगा। बोला आया कि नहीं आया, ये हमारा कांस्टेंट बना रहेगा। तो हमने क्या लिखा यहां से इस सॉल्यूशन के लिए, 2/5 इक्वल टू p/7 इक्वल टू q/3। देन फॉर दिस सेटअप p is equals to 14/5 and q is equals to 6/5। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग इलेक्ट्रिकल ट्रेजेक्टरी इज गिवन बाय, बेटा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू अल्फा इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। वी वांट टू डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट ऑफ अल्फा। सो काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन हुआ दोनों साइड में लिख देंगे बेटा, तो एनर्जी हुआ ml स्क्वायर t-2 विच इज इक्वल्स टू अल्फा L square, then L square cancel out, so alpha becomes m into L raised to power -2. This is the alpha। डायमेंशन निकाल लिया बेटा अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेन वेक्टर का क्वेश्चन हुआ। सब लोगों को ये बेसिक कंसेप्ट पता होता है कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन a डॉट b दिस शुड बी इक्वल टू 0। देन i को i से मल्टीप्लाई करें बेटा, तो 3 प्लस लैम्बडा और 1 तो लैम्बडा माइनस माइनस प्लस 6, दिस इज इक्वल्स टू 0, सो लैम्बडा इज इक्वल्स टू -9। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोनेंट ऑफ ए
अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। बेटा देखो ये जो है इसमें कई बार आप फॉर्मूला भी याद करते हो, लेकिन जो बेसिक जो कंपोनेंट होता है आपका, कंपोनेंट तोड़ने का तरीका, जैसे वेक्टर का ए कोस थीटा या बी साइन ए साइन थीटा, सपोज दैट कंपोनेंट ऑफ ए, इसका कंपोनेंट चाहिए अलोंग दिस डायरेक्शन, इसको तो बोल दिया मैंने आई के प्लस जे के, दिस इज द बी वेक्टर। और दूसरा जो वेक्टर है आपका वो ए वेक्टर विच इज इक्वल टू 2ik प्लस 3jk। सपोज करो अगर याद नहीं है फॉर्मूला तो ऐसा कर लेंगे बेटा, दिस इज द थीटा। सो इसका कंपोनेंट तोड़ना है इधर की तरफ, मैं क्या लिखूंगा बेटा, इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा a cos थीटा, और a cos थीटा को क्या लिखूंगा बेटा, a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये तो हमारा इसका मैग्नीट्यूड आया कंपोनेंट का, बट डायरेक्शन किसके अलोंग आ गई हमारी, बी के अलोंग। तो डायरेक्शन जो आई हमारी वो बी के अलोंग आई बेटा, ये बी, ठीक, बी का यूनिट वेक्टर ले लिया अपन ये वाला। अब देखो ए से तो ए कैंसिल हो गया, यहां से जो अपन को फॉर्मूला मिल गया वो मिला ए डॉट बी, दोनों का डॉट कर लेते हैं, 2 into 1 3 into 1 तो 5 ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी देखेंगे तो √2 हो जाएगा बेटा जी। एंड ये डायरेक्शन निकालनी है अपन को बी की, तो ये बी की डायरेक्शन निकालेंगे मतलब इस वेक्टर की, तो वो क्या लिखेंगे, आई के प्लस जे के। डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर होता है बेटा जी, तो आई के प्लस जे के इट बिकम्स 5/2। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर है मेजरमेंट। एरर क्या सवाल हुआ बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना आपको, जनरलाइज mr स्क्वायर लिख देते हैं, परसेंटेज एरर इन आई इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन m प्लस 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एरर। सो द मेजरमेंट इन मास, एरर कितनी होगी बेटा इसमें, 1%, दिस इज द 1% प्लस 2 टाइम्स percentage error in radius, so it becomes 0.5, then value becomes 2%. This is the correct answer, fourth. Next question, metallic disc is being heated, its area, बेटा एरिया दिया गया आपको ये, अब एरिया से अपन को क्या निकाला, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया। रेट ऑफ इंक्रीज का मतलब होता है dA/dt। So differentiate this area becomes 10t plus 4 and put the value of time at t is equals to 3 second। तो ये पुट करोगे 30 plus 4 34, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्क निकालना है बेटा अपन को, किसके लिए, एक फोर्स दिया गया आपको, ये आपको R दिया गया है। बेसिक फंडा होता है कि अगर टॉर्क आपको निकालना है तो आप लिखोगे R क्रॉस F, और इसको लिखने का तरीका सबको निकालना आना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप को लिखूंगा बेटा, आर जो है पहले वो वाला लिखा जाएगा, 3 2 3 एंड 2 -3 एंड 4। इसको सोल्व किया जाए तो इस तरीके से कर लेंगे बेटा हम लोग। आई के लिए तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, देन माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 - 9 देन प्लस हो जाएगा 9 बेटा, फिर प्लस माइनस जे, अगेन इसको सोल्व किया जाएगा तो इसको रिमूव कर देते हैं, 4 into 3 12 - 6 प्लस फिर हमारे पास के कैप की बात करेंगे तो माइनस का 9 -4। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक्यूरेट आंसर आ जाएगा 17 आई कैप -6 जे कैप, 17 आई कैप -6 जे कैप एंड माइनस का 13, सेकंड आंसर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड 1.23, बेटा एडिशन है फॉर सिग्निफिकेंट डिजिट्स फॉर एनी मेजरमेंट, देन 1.26 एंड 2.3। अब एडिशन जब करते हैं तो क्या पढ़ते हैं, नियम क्या कहता है, लो क्या कहता है अपन को, रूल क्या कहता है कि जिस भी नंबर में आफ्टर डेसिमल मिनिमम सिग्निफिकेंट है, आफ्टर डेसिमल मिनिमम सिग्निफिकेंट है, उतने सेगमेंट लेने हैं। ये 6 हुआ, ये 5 हुआ, देन दिस इज 3।
अपन को आफ्टर डेसिमल इसमें मिनिमम 1 है, तो इसमें भी कितना बेटा 1। तो यहां तक अपन को रखना है, तो इसको राउंड ऑफ करते हैं। अगर जहां तक राउंड ऑफ करना है उससे आगे का डिजिट अगर 5 से बड़ा आ जाए तो पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड ऑफ अगेन फॉर 3 डिजिट, यहां तक राउंड ऑफ करना है बेटा 3 डिजिट तक। तो नेक्स्ट डिजिट 5 से बड़ा हो गया, इफ ग्रेटर देन 5 देन सम 1। नेक्स्ट डिजिट is greater than 5, then add 1 in first digit, so it becomes 38.7. next question, for vector a and b, बेटा वेक्टर a and b के लिए लिखा गया है, देखो यहां से थोड़ा सा मैं क्या लिखता हूं, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं इससे, तो लिखा जाएगा a वेक्टर डॉट a क्रॉस b प्लस b डॉट a क्रॉस b, इसको मल्टीप्लाई कर लिया एज ए सिंपल मैथमेटिक्स की तरह। सोच बेटा a क्रॉस b करोगे तो क्या वो जो भी आएगा क्या वो परपेंडिकुलर होगा a के भी b के भी, a के भी परपेंडिकुलर b के भी। अब जो भी आया हमारा मान लो c आ गया, क्या वो c डॉट a लिखेंगे तो 0 ही आएगा ये तो, क्योंकि जो a क्रॉस b करने पर a के भी परपेंडिकुलर b के भी, और a के साथ में डॉट कितना हो जाएगा 0। ऐसा ही ये वाला भी क्या बन गया हमारा 0, सो बिकम्स 3। Which of the following numbers has the least significant number? बेटा इसमें जो सिग्निफिकेंट हुए वो कितने हुए 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, ये 3 में तो 5 हुए, 1 2 3 4, इसमें कितना सिग्निफिकेंट है बेटा, द सिग्निफिकेंट नंबर ऑन दिस इज 4। ये नियम हुआ हमारा कि चाहे वो डेसिमल हो चाहे नॉन डेसिमल हो, लीडिंग जीरोज, दीज जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, चाहे वो डेसिमल हो चाहे वो नॉन डेसिमल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस सब जानते हैं, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर होता है हमारा, तो इसे हम लोग लिखते हैं न्यूटन को केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। भाई ये अपन ने m इंटू ए लिख दिया, न्यूटन के लिए m से m कैंसिल हो गया, kg अपॉन मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, तो आ गया m l इनवर्स t माइनस 2, m l इनवर्स t माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा फिर एरर का सवाल है हमारा, सिंपल डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है, वो सारे तरीके, तो मैं लिख देता हूं कि i इज इक्वल टू v बाई r के लिए सॉल्यूशन करना अपन को, तो बेटा r के लिए करना है तो r इज इक्वल टू v बाई आई, देन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ एरर डेल्टा r ओवर r इक्वल टू डेल्टा v ओवर v प्लस डेल्टा i ओवर i, दिस बिकम्स द कंडीशंस ऑफ एरर। सो बेटा ये वोल्टेज आपको दे रखा है, ये करंट आपको दे रखा है, ये v and this is delta v, so we put the value delta v becomes 5 over 100 plus delta I 0.2 divided by 10, so 0.05 plus 0.02, it becomes 0.07। ये वैल्यू किसका आया बेटा, डेल्टा आर ओवर आर का। अगर तुम इसको पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे देन ये किस में आ जाएगा बेटा, परसेंटेज में, तो आ गया हमारा 7%। अगेन टू रेजिस्टेंसेस सीरीज में इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है बेटा, तो ये 500 300 800 प्लस माइनस एरर्स हमेशा ऐड होती है, तो कितना हो गया 7, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा x और y दिया गया, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 2 टाइम्स ऑफ हाइट। बेटा रेंज का फॉर्मूला होता है 2ux, अब ux मतलब x डायरेक्शन का वेलोसिटी, uy मतलब y डायरेक्शन का वेलोसिटी अपॉन g, दिस इज द रेंज। रेंज होता है 2ux uy ओवर g, ये तो हुआ r का फॉर्मूला। जो h होता है वो होता है uy स्क्वायर ओवर 2g, तो uy की ये तो 2 आ गया, uy की जगह y स्क्वायर ओवर 2g।
टू ने 2 को मार दिया, जी ने जी को मार दिया, y से एक y कैंसिल, देन y बिकम्स 2x, द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वेक्टर स्टार्ट, ये नीट में आया हुआ सवाल है हमारा। 3 फोर्सेस स्टार्ट एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v। बेटा पार्टिकल v स्पीड से चल रहा है और इस तरीके से हमने फोर्स लगाया। दिस फोर्स रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स, ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड शो किया गया है। एंड द डायरेक्शन बाय 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एबीसी शोन फिगर द मूव। बेटा अगर क्लोज में हमारे रेगुलर वेक्टर्स है, आप देखोगे AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर, ऑल आर द रेगुलर वेक्टर, देन दिस इज इक्वल्स टू 0। सभी का क्या हुआ हमारा 0, तो नेट फोर्स 0 आ गया। नेट फोर्स 0, देन वेलोसिटी लेस 0 नहीं, वेलोसिटी ग्रेटर 0 नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ v in direction of largest force BC same as the earlier, हमारा पहले जैसे ही चलता जाएगा बेटा। अगला सवाल फिर काइनेमेटिक्स का सवाल हुआ। आपको क्या चाहिए बेटा, एक्सेलरेशन चाहिए ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम t। बेटा इसको सीधा लिख देते हैं, a को पहले मैं लिखता हूं a इज इक्वल्स टू v dv बाई dx, पहले ये निकाले तो फिर चेक करता हूं क्या आता है बेटा। v का फॉर्मूला तो अल्फा इंटू रूट एक्स है बेटा जी, तो ये अपन को v दिया गया काइनेमेटिक्स के लिए और v के लिए अपन को कहा गया है भाई ये है, अपन को क्या निकालना है बेटा, यहां पर एक्सेलरेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो अपन ने क्या किया, एक बार a निकाल लिया, a को लिखा जब v x की फॉर्म में होता है देन dv बाई dx, v को एग्जैक्टली पुट कर दिया एंड डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन द अल्फा, एंड इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 पहले लिख दिया पावर, और पावर में कम कर दिया तो माइनस का हो गया। देखो बेटा ये वाला टर्म कट जाएगा हमारा, तो हमको a क्या मिलेगा, देखो अल्फा स्क्वायर बाई 2, क्या दिस इज द कांस्टेंट टर्म, सो द एक्सेलरेशन नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, इट्स t is equals to d raised to power 0. Then stone is thrown vertically upward, this is the tower from which the particle thrown vertically upward with velocity v, और ये इधर की तरफ है बेटा। तो एक समय बाद जो यहां पहुंचेगा तो ये कितने से पहुंचा बेटा, 3u से। दिस हाइट h, अपन को ये हाइट निकालना है और ये जो हुआ ये इधर की तरफ है। अब देखिए सेम हाइट पर जो रफ्तार होगी वो भी यूं ही रहेगी, तो मैं तो कह रहा हूं इस पार्ट के लिए लगा दूं, बात तो एक ही, चाहे इसके लिए लगाओ चाहे इसके लिए लगाओ, बात तो ये हुई। तो मैंने बोला कि थर्ड इक्वेशन लगा दो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आ गया हमारा, तो ये हो गया 9u स्क्वायर, देन दिस बिकम्स माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू h, so h becomes 8u square divided by 2g, 4u square by g is the correct answer. Next question, a particle start from point A, move along straight line path with an acceleration given by p a। बेटा a है हमारा, where p is constant। बेटा अब क्या बोला है, the particle stops at b पे रुक जाता है, मतलब v क्या हो गया वहां पर 0। the maximum velocity of the particle, बेटा for maximum velocity के लिए हमारा एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू 0, क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो a 0 होने पर इस इक्वेशन को 0 के बराबर, देन x का वैल्यू कितना आ गया यहां से p बाई q, ये तो आ गया x का वैल्यू। अब अपन को मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, v dv बाई dx, बिल्कुल यही करेंगे बेटा, a को लिख दिया और इसको देखना p माइनस क्यू एक्स, हम क्या करते हैं v को एक तरफ x को एक तरफ रख लेते हैं बेटा, v dv इक्वल्स टू p माइनस क्यू एक्स, ये अपन ने लिया बेटा। अब देखो यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये इंटू dx इसका इंटीग्रेशन करेंगे, v स्क्वायर बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू px माइनस का q स्क्वायर बाई 2। t इज इक्वल्स टू 0 पे हमारा पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट पोजीशन से, x इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुआ है। तो अब अपन बात करें कि भाई यहां पर ये 2 जो था, एक बार हमको किसका वैल्यू चाहिए बेटा, v का वैल्यू, तो मैं 2 को इधर भेज देता हूं, तो ये तो 2 आ जाएगा,
ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां फंडा बन जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू पी, और x की जगह क्या लिख दू, p बाई क्यू, और यहां का 2 कैंसिल हो जाएगा, देन q इंटू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, q से q कैंसिल हो गया, यहां p स्क्वायर बाई वाला टर्म बच गया हमारा, सॉरी ये हमारे पास 2, ये नेगेटिव था, हाँ तो ये 2 था, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो p स्क्वायर बाई, तो बच जाएगा बेटा p का, तो ये हो गया, और ये नीचे क्या बचा, रूट में बच गया, ये हमारे पास v का मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है बेटा, आप x और t दिया गया आपको ऑप्शन ढूंढना है कि अब बताओ स्लोप किसका ज्यादा, xt, स्लोप ऑफ xt ग्राफ tan थीटा विच इज इक्वल टू v इक्वल टू स्लोप, ये स्लोप आ गया हमारा। अब बताओ स्लोप किसका कम और किसका ज्यादा है, बेटा ऐसा बोल सकता हूं वेलोसिटी ऑफ b इज ग्रेटर देन ऑफ वेलोसिटी ऑफ a, ये बात सही है, बट है कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप कैसा हमारा कांस्टेंट, इसका स्लोप ज्यादा हुआ b का a से। a lives क्लोजर टू द स्कूल b, देखो बेटा ऐसा बोल रहा है कि a b के पास है क्या, ये यहां पहुंचेगा और ये यहां पहुंचेगा डिस्टेंस। अब बोला है कि a स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन b, नहीं वहां a स्टार्ट हो रहा है, a एंड b, a b की तुलना में स्कूल से जल्दी रवाना होता है। फिर बोला कि फिर अगला बोला a एंड b इज ए बी की तुलना में अधिक तेजी से चलता है। देखो बेटा ए तो धीरे चल रहा है, उल्टा ए तथा बी दोनों समान समय पर घर पहुंचते हैं। देखो बेटा ये दोनों समान इस समय हो गया हमारा, तो क्लियर हो गया, तो ये चीज अपने पास रिलेटिव का सवाल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, फिर हमारे पास में एनएलएम का सवाल हुआ। बेटा इस पे आपने फोर्स इधर लगाया तो एक फ्रिक्शन यहां लगेगा, यहां जो लगेगा वो लगेगा म्यू एन, और यहां जो एन होगा वो दोनों के कारण से होगा 200 kg एंड 100 kg, ये 2 म्यू एन जी। एक फोर्स यहां लगेगा, टेंडेंसी इधर की तरफ है, तो ए कितना बेटा हमारा 100 kg, देन ये लगेगा म्यू, ये म्यू तो जो है वो 1 बोल दिया, ये म्यू 2 बोल दिया इनटू 100 g। तो टोटल जो एफ होना चाहिए, ये क्या बोल रहा है कि मोशन करवाने के लिए एफ ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए हमारा, तो मैं कह दूं म्यू वन 300 या 3000 लिख देता हूं, जी का वैल्यू 10 पुट कर दिया, प्लस म्यू 2 1000, जब इसको ऐड करोगे तो म्यू 1 का वैल्यू 0.3 है और म्यू 2 का वैल्यू 0.2 हुआ, तो ये तो 200 हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा, 900 प्लस 200 बिकम्स 1100, ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बेटा, अब आप बताओ कि इस पे एक फोर्स लगाया आपने, यहां से बल लगाया, फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से बेटा ये तो सब साथ साथ जाएंगे, जितना ए इसका होगा उतना ही ए इसका होगा, उतना ही ए इसका होगा, बट बताओ क्या सभी पे नेट फोर्स सेम होगा? नहीं, सभी पे नेट फोर्स सेम नहीं होगा बेटा, सभी पे नेट फोर्स सेम होता तो सबका मास तो अलग अलग है, मास अलग अलग है तो एक्सेलरेशन तो अपने आप ही डिफरेंट हो जाता, जबकि एक्सेलरेशन क्या है हमारा सेम, तो सभी ब्लॉक जो है वो एक समान एक्सेलरेशन से मोशन कर रहे हैं, बट सभी पे समान फोर्स नहीं है। नेक्स्ट, a block 1 kg placed on the track which accelerate with an acceleration 5 meter per second square, the coefficient of static friction between the block and the track is 0.6। बेटा ये हमारा ट्रक है, ये हमारा ट्रक है, मान लो यहां जो आदमी जो ड्राइवर बैठा है वो ट्रक को चला रहा है, एक्सेलरेट है कितने से बेटा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और यहां आपने एक ब्लॉक को रखा हुआ है ऐसे, ये ब्लॉक को रख रखा आपने, ये ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये ब्लॉक रखा हुआ तो इस पे सूडो लगेगा बेटा, इधर की तरफ कितना लगेगा एम ए विच इज इक्वल टू एम इंटू ए 5 न्यूटन। तो इस सूडो के कारण से ब्लॉक की टेंडेंसी इधर जाने की रहेगी, टेंडेंसी तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा जी, इस तरफ लगेगा फ्रिक्शन हमारा, और लगता कितना जनरल स्टैटिक कितना लगता है मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, और एन कितना होगा बेटा 10 न्यूटन, क्यों भाई mg हो गया एन हमारा, नॉर्मल ब्लॉक पे ऊपर फोर्स लगेगा एन, नीचे लगेगा mg,
तो एन किसके बराबर आ गया, mg के बराबर, सो इट बिकम 6 न्यूटन। क्या ऐसा पॉसिबल है? हमारा बॉडी पे फोर्स, अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन और फ्रिक्शन कितना आया स्टैटिक हमारा मैक्सिमम 6 न्यूटन, जो कभी भी संभव नहीं है। द फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लेस देन इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स, लेस देन इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो कौन सा फोर्स हो जाएगा बेटा, तो इक्वल टू हमारा आंसर रहेगा 5 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक बॉक्स है ट्रेन में रखा गया है, जैसे कई बार ट्रेन जा रही है, उसने बोला डी एक्सेलरेट, ब्रेक लगाए, तो आप आगे की तरफ जाते हैं। बस के अंदर भी यही होता, ब्रेक लगाते तो हम आगे की तरफ जाते हैं। हम आगे की तरफ जाते हैं तो ब्लॉक का मोमेंट किधर होगा बेटा, ब्लॉक का मोमेंट आगे की तरफ हुआ, टेंडेंसी मान लो, मतलब तो फ्रिक्शन किधर लगेगा हमारा, पीछे की तरफ लगेगा, और ऊपर क्या लगेगा हमारा, नॉर्मल। द रिएक्शन बिकम्स एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड। A body standing on weighing machine, notice his weight। बेटा W जो हुआ उसका mg, वो कितना है हमारा 400 न्यूटन है। तो m कितना लिख सकता हूं मैं, m इक्वल टू, मेरा m इक्वल टू, मैंने 4.9 और 9.8 लिया हुआ है, तो हम लोग भी क्या कर देते हैं, g का वैल्यू 9.8 ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में m का वैल्यू 400 बाई 9.8 kg। एक बार ये लिख दिया। फिर बोला उसने कि भाई जब वो एक्सेलरेट होता है, जंप मारता है ऐसे, तो उसमें वेट क्या आएगा हमारा, ज्यादा आ जाएगा। तो तब हम लोग क्या लिखेंगे, W डैश विच इज इक्वल टू 600 इक्वल टू m प्लस m इज इक्वल टू a प्लस g। जब आप ma प्लस mg या m का वैल्यू यहां पुट करोगे, कितना कर दोगे बेटा, ये वाले वैल्यू, तो आपके पास सीधा आ जाएगा। मैं तो कह रहा हूं सीधा भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू 600 माइनस 400 अपॉन मास। मास कितना, 40 लिख देता हूं एक बार मैं, है ना, 10 लेके सोल्व कर दिया एक बार, तो 40 मास आ गया। देन ये कितना आया हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब आप g का वैल्यू 9.8 लोगे तो फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, स्प्रिंग का रीडिंग निकालना। तो स्प्रिंग का रीडिंग कौन सा होता है, जो फोर्स नेट जीरो बनता है, जो बैलेंस करता है। इधर भी हमारे पास 10 न्यूटन होगा और इधर भी 10 न्यूटन होगा, तो 10 न्यूटन के कारण से एक्सटेंशन आएगा बेटा। तो कितना रीडिंग हो जाएगा हमारा 10 न्यूटन। अगला है बॉडी इज बीइंग राइज टू ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस। बेटा एक सरफेस, एक बॉडी को हम लोग ऊपर ले जा रहे हैं कोई भी f लगाकर, तो नीचे क्या लगेगा हमारा mg। मान लो कि h डिस्प्लेस किया, तो इस f ने कैसा फोर्स किया बेटा, अप्लाइड फोर्स के कारण से वर्क कैसा हुआ, पॉजिटिव, और इसके कारण से कैसा होगा बेटा, नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन। देन पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव, सेकंड आंसर। बाइसाइक्लिस्ट कम्स टू रेस्ट, comes to a skidding stop in 10 meter. During this process, the force on the bicycle, जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और 10 मीटर चल गया, तो उस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा 200 न्यूटन। देन वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन कितना हो जाएगा 200 इंटू 10 मीटर, तो माइनस का 2000 मीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कौन सा कथन गलत है बेटा। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी शून्य हो सकती है, पॉजिटिव होती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती। पहला ही गलत हो गया बेटा, पहला ऑप्शन गलत है। बाकी देख लो, वो शक्ति ऊर्जा कार्य सभी राशि है, स्थिर ऊर्जा सभी हो सकती है। प्लास्टिक पेंडुलम, ये पेंडुलम का नाम हुआ हमारा, इससे स्पीड निकालते हैं गोली की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी निकाय की स्थिर ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ती है बेटा। देखो मैं कहूं भाई पोटेंशियल एनर्जी यू जो जनरली होगा वो mgh होगा। मान लो एक बार मैंने लिख दिया mgh होगा। अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊं, ऐसा मैंने फोर्स इधर लगाया, तो मैं नीचे क्या लगा mg, जो मैंने वर्कडन किया था बाहर के फोर्स के कारण वो पॉजिटिव था, उससे जो वर्कडन हुआ वही किस में कन्वर्ट हुआ हमारा, पोटेंशियल एनर्जी में। असंरक्षी बल द्वारा निकाय पर किया गया कार्य, असंरक्षी ये नहीं, निकाय द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध, संरक्षी बल बिल्कुल कंजर्वेटिव। सोच अगर mg होता ही नहीं तो कैसे वर्कडन होता हमारा, फिर पोटेंशियल एनर्जी की कोई चर्चा नहीं होती, W तो अभी भी कार्य कर लेता। क्लियर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ हमारा, पार्टिकल एक्ट। बेटा ये तो दो फोर्स लग रहे हैं, तो नेट फोर्स हमने लिख दिया,
5 7 आई कैप प्लस जे को जे 2 जे कैप, 3 और 1 माइनस का 4 के कैप। ये हमारे पास एफ आ गया बेटा। अब हम लोग क्या करें, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक, ये R1 है ये R2 है, तो डेल्टा आर क्या लिखोगे, R2 माइनस R1, 5 माइनस 1 4 आई कैप, 4 माइनस 2 2 जे कैप, के माइनस 3 माइनस का 2 के कैप। ये लो, अब आपको क्या चाहिए, वर्क चाहिए, तो 28 डॉट प्रोडक्ट कर देंगे बेटा, एफ डॉट डेल्टा आर प्लस 4 प्लस 8, देन इट बिकम्स 1240 जूल। ये अगला क्वेश्चन बेटा, अपन को वर्क डन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट और अपन को समय एक्स, डिस्प्लेसमेंट एक्स का और फोर्स का ग्राफ दिया है, तो एरिया हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ, एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा जितना एरिया ये है, देखो 4 सेकंड तक है और ये 20 है, ऐसा ही ये 4 सेकंड रिमेनिंग है और ये हमारा -20, तो नेट एरिया कितना हो जाएगा, 0। फिर आया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के लिए, उसने बोला कि 1/3 जो है, जैसे मान लो ये टेबल है बेटा, ये टेबल पे ये चेन है हमारी, ये चेन है, इसका टोटल लेंथ तो कुछ पता नहीं कितना भी होगा, टोटल लेंथ L हुई मान ली, टोटल मास M हुआ, तो ये पार्ट कितना लटका हुआ है बेटा, L/3 पार्ट, इस पार्ट का मास भी कितना होगा, M/3। इसको मैंने रेफरेंस ले लिया, देखो तो यहां की U कितना हो गया, 0। पहले इसका U लिखो इनिशियली में, इस नीचे वाले पार्ट का, क्या नीचे की तरफ तो माइनस लिखूंगा, M/3 G इंटू L। बेटा देखो अब H सेंटर रेगुलर मास हुआ हमारा, तो इसको हम लोग कहां पर ले लेंगे, सेंटर ऑफ मास पे, तो ये L/3 की जगह कितना आ जाएगा, L/6 हो गया। अब मैंने कहा कि इस पूरी चेन को यहां हॉरिजॉन्टल पे ले आए, टेबल पर, ऐसा बोला उसने, खींचने पर, टेबल पर खींचने पे कितना वर्क डन करना पड़ा, तब U फाइनल कितना हो जाएगा, जितना रेफरेंस होगा, तो वर्क डन क्या होगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो आंसर आ जाएगा mgl/18। सो आंसर करेक्ट, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड सेक्शन पे चलते हैं बेटा। उसने बोला कि दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है उस पे 3 फोर्स लग रहा है, R1 और R2 आर परपेंडिकुलर एंड R3 जो लग रहा है वो इस तरह से लग रहा है कि वो इसको इक्विलिब्रियम में लाके छोड़ रहा है बेटा। अगर वो इक्विलिब्रियम में ला रहा है इसको, तो बेटा देखो नेट फोर्स 0 हुआ, तो मैं ऐसा कह सकता हूं R2 प्लस R1 वेक्टर मैग्नीट्यूड वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का R3 वेक्टर, यही होगा हमारा वेक्टर की फॉर्म में। अब मैं कह दूं कि भाई मैग्नीट्यूड दोनों का ये बराबर होना चाहिए, सही बात है, तो आप एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे, आप इस पार्टिकल पे जैसे ही आपने किसको हटाया, R3 को हटा दिया, R3 को हटाओगे तो ये लगेगा F नेट, जिसका मैग्नीट्यूड R3 के, भाई मैग्नीट्यूड तो बराबर दोनों का, तो R3/m लिख दो, या फिर R2 प्लस R1 ये मैग्नीट्यूड में बाई m लिख दो बेटा, एक ही आंसर होगा, R1 प्लस R2/m और R3 देखो बेटा ये तो वेक्टर में नहीं दिया गया आपको, ये R3/m हो गया, ये मैग्नीट्यूड का सम दे रखा है इसमें, तो आंसर हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब जानते हैं, अगर A1 लिखोगे बेटा, ये डायग्राम है, A1 लिखोगे तो क्या लिखेगा, 2mg माइनस mg 2m माइनस m इंटू जी बाई टोटल मास, इस पे टोटल मास कितना हुआ बेटा 3m, तो आंसर आएगा g/3। इसके लिए देखते हैं बेटा A2 को लिखूंगा 2mg फोर्स माइनस mg डिवाइडेड बाय टोटल मास। बेटा टोटल मास की बात करोगे तो ये मास थोड़ी है, ये तो mg के फॉर्म में जरूर दे रखा है पर मास नहीं है, इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, केवल m के बराबर, तो ये कितना हुआ बेटा g, तो कौन सा एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ हमारा, A2 ज्यादा हुआ, तो ऐसा बोल देते हैं द एक्सेलरेशन ऑफ मास इन केस फर्स्ट इज, एक्सेलरेशन जो केस फर्स्ट का है वो लेस देन होगा, लेस देन इन केस सेकंड सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंग को काटने का बेटा, स्प्रिंग को काटने का तो सोचो एक बार, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, FBD बिफोर कट, काटने से पहले, तो बेटा 2 किलो वाले पे लिखूंगा 2mg मतलब 20, और 2 की इस बी वाले पे, बी के लिए बोला मैंने, बी के लिए
ऊपर क्या लगेगा बेटा, kx लगेगा। इक्वेशन नंबर 1। मैं 2 किलो ऊपर वाले के लिए बात कर लेता हूं। a के लिए क्या लिखूंगा बेटा, नीचे 20 प्लस kx इक्वल टू t। समझ गए बात को, काटने से पहले। अब बात आई आफ्टर कट, कट करने के बाद में ये टेंशन कितना हो गया, 0। बेटा एट दैट इंस्टेंट द एक्सटेंशन इन स्प्रिंग इज सेम एज बिफोर कट। बेटा जैसे ही काटा था उससे पहले जितना एक्सटेंशन था, काटने के ठीक बाद में, जस्ट बाद में, बहुत देर बाद की बात नहीं है बेटा जी, तुरंत बाद की बात करें तो इसका एक्सल, इस पे तो ऐसा कैसा बन जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम भाई, बी का नीचे क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा kx, क्योंकि kx तो अभी भी उतना ही है, तो a का वैल्यू कितना आया, 0। तो b का एक्सेलेरेशन तो 0 आ गया। बात करते हैं a का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की। a का बनाए तो नीचे तो kx लगेगा, जो किसके बराबर लगेगा बेटा, 20 न्यूटन, और खुद का 20 भी तो लगेगा, नीचे खुद का 20 लगेगा a का, ऊपर t कितना हमारा 0। तो a का वैल्यू क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन ऑफ a is equals to total force upon total mass equal to 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो a का एक्सेलरेशन तो 20 आ गया और b का कितना आया बेटा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने बोला है कि कौन सा ऐसा डायग्राम है जिसमें वर्क डन हमारा 0 रहा होगा, ये कि डिस्प्लेसमेंट कैसा है हमारा, हॉरिजॉन्टल में है। तो सबको दिख रहा है इसमें एक कंपोनेंट बचेगा ऐसा, एक कंपोनेंट इधर, इसके कारण से 0, बट इसके कारण से 0 नहीं होगा हॉरिजॉन्टल में, ये भी नहीं होगा, ये भी। तो पहला हो गया बेटा आंसर हमारा सीधा ही कंडीशन, क्योंकि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट फोर्स होगा परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट विच इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन को बोला है चित्र में दर्शाए अनुसार 1 केजी द्रव्यमान का एक गुटका 37 से 30 डिग्री कोण पर झुकी किसी नत सतह पर 10 न्यूटन का बल नत सतह के समांतर, इधर 10 न्यूटन लगाया बेटा अपन ने। एक बात तो ये पता करते हैं, इधर क्या लगेगा हमारा mg, mg कितना लगेगा 5 न्यूटन, mg साइन थीटा लगा, ऊपर जो खींचा गुटके तथा नत सतह के मध्य घर्षण गुणांक, यहां म्यू भी दिया हुआ है, म्यू इक्वल टू 0.1 0.1 है। यदि गुटका नत सतह के अनुदिश 10 मीटर चलता है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमारा 10 मीटर हुआ, तो गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य, बेटा ग्रेविटेशनल के अपोजिट क्या कार्य किया जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारा 10, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा इधर 5 न्यूटन इनटू 10, मतलब अपोज का मतलब हो गया नेगेटिव शामिल है हमारा, तो कितना हो गया हमारा 50 जूल हो गया, ये हमारे पास 50 जूल हो गया, तो ये हमारा आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 4 kg मूविंग विद मोमेंटम ऑफ 8 kg पर, बेटा P इनिशियल दिया गया तुमको, कितना दिया 8 kg पर मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड सॉरी, मीटर पर सेकेंड, फोर्स लगाया गया। बेटा इंपल्स का फंडा डेल्टा P इक्वल टू इंपल्स F इंटू टी, F ये हुआ T ये हो, F डॉट डी टी, F डी टी हो गया तो 2 न्यूटन, 2 हो गया बेटा, चेंज जो आया वो कितने का आया हमारा 2 का आ गया, तो P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो P फाइनल कितना हो गया 10 kg मीटर पर सेकेंड आ गया, ये किसका वैल्यू आया हमारा P का, मोमेंटम का वैल्यू आया। आगे बात करते हैं कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी में डेल्टा K जो लिखना है, तो K फाइनल का मतलब P स्क्वायर बाई 2m माइनस P इनिशियल स्क्वायर बाई 2m, और भी तरीका हो सकता है बेटा, P फाइनल का हो गया 100 माइनस P इनिशियल हो गया हमारा कितना 64 डिवाइडेड बाई 2m, m का वैल्यू हमारा कितना है बेटा, m का वैल्यू 4 kg, देखो ये 4 kg, तो ये हो गया 36 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, तो ये हो गया 9 देन 4.5 जूल, जो चेंज आएगा वो 4.5 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से बेटा वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है बेसिकली, ये अगर कोई वेक्टर A है, ये वेक्टर कोई B है, ये एंगल थीटा है। देख बेटा हम लोग क्या कहते हैं, B का कंपोनेंट तोड़ेंगे इधर B cos थीटा, ये आया हमारा, जहां से हम लोग B को ऐसा कैसा लिख दिया, cos थीटा को लिखा A डॉट B ओवर AB, और डायरेक्शन किसकी तरफ है बेटा, ये A की तरफ है हमारी,
ये किसकी तरफ हुई हमारी, सॉरी हाँ ये ए की तरफ हुई, ए से तो बी कैंसिल हो गया बेटा, तो आपको क्या मिल गया, ए डॉट बी अपॉन ए और ए वेक्टर, ए सॉरी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर, सॉरी ये यूनिट वेक्टर हो गया। ये तो हुआ अलोंग दिस कंपोनेंट बेटा, ये तो ये हुआ, इस ए के अलोंग अपन को कंपोनेंट तोड़ना तो ये हुआ। अब अपन को अगर परपेंडिकुलर निकालना है, सो परपेंडिकुलर कंपोनेंट देन बिकम्स ए वेक्टर माइनस दिस कंपोनेंट ए डॉट बी ओवर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगर इसको सोल्व कर लिया जाएगा तो हमारे पास एग्जैक्टली आंसर मिलेगा, और बेटा ये आंसर सोल्व करोगे तो आपको मिल ही जाएगा। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसको सोल्व करोगे ए डॉट बी सबको आता है, आई को आई से मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यू रख के हम लोग सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1 ईयर स्क्रू गेज का सवाल हुआ बेटा। जीरो एरर, देखो जीरो एरर जो है पहले पॉजिटिव जीरो एरर है हमारी, पहले पॉजिटिव, क्योंकि जीरो ऑफ द मेन स्केल, दिस इज द मेन स्केल, जीरो ऑफ मेन स्केल इज विजिबल, देन जीरो एरर इक्वल टू 4 डिवीजन। देखो 4 डिवीजन जो फोर्थ वाला है वो कोइंसाइड कर रहा है, 4 डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट, और लिस्ट काउंट कितना हुआ बेटा, पिच लेंथ ओवर 50 डिवीजन। ये हमारा mm में आंसर आ गया बेटा। आगे बात करते हैं जीरो एरर, इसमें रीडिंग जो लिखते हैं, रीडिंग लिखा जाएगा मेन स्केल की तो 11 डिवीजन है बेटा, 11 डिवीजन, और एक डिवीजन कितने को बताएगा हमारा, 1 mm को, 11 डिवीजन इंटू MSD प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना हुआ 14, ये 14 डिवीजन इसका कोइंसाइड कर रहा है, इंटू लिस्ट काउंट कितना है 1/50, ये लिस्ट काउंट हो गया, ये mm में आ गया। अब बेटा पॉजिटिव जीरो एरर है तो रीडिंग में, रियल रीडिंग में से एक्चुअल रीडिंग जो आएगी उसको हम लोग इसमें से माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 11 mm प्लस 14 में से 4 को माइनस कर दिया 10 इंटू 1/50, 1/50 का ना 0.02 mm हो गया बेटा। तो ये जो आएगा आपके पास 11 mm प्लस 0.20 mm। बेटा लिस्ट काउंट है तो 2 डिजिट ये पॉइंट के बाद में होनी चाहिए इसके अंदर भी, तो हम क्या कहेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 11.20 mm। ये हमारा mm में है, अगर सेंटीमीटर में आएगा तो 1.120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट डायमेंशन का है, वेयर वी नोड इज कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ बी नोड एंड ए आर। बेटा यहां से देखेंगे, ए जो होगा ई की पावर में जो भी टर्म्स होते हैं वो यूनिट लेस, तो ए का जो यूनिट होगा वो हमारा क्या होगा, टी इनवर्स होगा बेटा जी, क्योंकि ये 1/सेकंड तो ही सेकंड से कैंसिल होएगा हमारा। फिर बात आती है बेटा, ये तो हमारा सेकंड इनवर्स हो गया, एक्स क्या है हमारा पोजीशन, मत मीटर इज इक्वल टू वी नोड ओवर टी इनवर्स। तो यहां से हम लोग लिख देंगे कि भाई साहब वी नोड जो आएगा वो एल इंटू टी इनवर्स आ जाएगा। तो वी नोड का डायमेंशन हमारे पास हुआ एल इंटू टी इनवर्स, और ए का डायमेंशन टी इनवर्स, एल इंटू टी इनवर्स, और ए का डायमेंशन टी इनवर्स, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंटम p area a time t are taken as a fundamental quantity, then the energy has the dimensional formula। E जो है प्रोपोर्शनल लिख देता हूं, मोमेंटम की पावर x, a की पावर y एंड t रेज टू पावर z, सभी की डायमेंशन लिखोगे, ml स्क्वायर t माइनस 2, प्रोपोर्शनल लिख दिया मैंने। P जो होगा बेटा वो होगा हमारा kg इंटू मीटर पर सेकेंड, ये हमारा इसका मोमेंटम आ गया, पावर x लिख देते हैं, एरिया का मतलब l स्क्वायर की पावर y एंड t का मतलब t केवल सेकंड की पावर z। कंपेयर करो, m का पावर 1 है, इधर m का पावर कितना हुआ x, देन x का वैल्यू किसके बराबर आ गया बेटा 1 के बराबर, l से कंपेरिजन करेंगे 2, यहाँ x हो गया बेटा, ये 2y हो गया प्लस z, x का वैल्यू पुट कर दोगे 1 तो तुम्हारे पास एक नई इक्वेशन मिलेगी 2y प्लस z इक्वल टू 1। x का वैल्यू पुट किया, मेरे पास एक इक्वेशन मिल गई 1। फिर बात करता हूं बेटा मैं इस t की पावर की -2, कंपेयर किया -2 इक्वल टू t का कंपेरिजन तो -x, x की जगह मैंने 1 पुट करते जा रहा हूं, y की जगह t यहाँ t है नहीं y में, तो ये
प्लस z हो गया हमारा। तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास में, सॉरी ये गड़बड़ कर दिया अपन ने, एक मिनट ये गड़बड़ हो गया अपने। देखो बेटा ये तो सही है, m की पावर 1 हुआ, m की पावर s, तो x का वैल्यू 1 आ गया। अगर मैं यहां से सीधा ही कर लेता कि भाई मेरे पास l का कंपेरिजन करना 2, x की पावर हमारा 1, x आ गया, l का कंपेरिजन 2y, तो यहां zl तो है ही नहीं, यहां ये गलत कर दिया मैंने। तो जैसे ही आप यहां से x का वैल्यू 1 पुट करोगे बेटा, इधर आएगा तो 1 बच जाएगा, तो y का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिल जाएगा आपको 1/2, y का वैल्यू 1/2 मिल गया। और यहां पर अगर आप z की कंपैरिजन करोगे तो माइनस का 2 लिख दिया, माइनस का 1 हो गया x का वैल्यू, और t का वैल्यू z, तो z का वैल्यू आ गया -1। तो जो डायमेंशन आएगी बेटा वो p की पावर x और a की पावर y 1/2 एंड समय की पावर t की पावर -1। देखो कौन सा आंसर बैठा बेटा, 1/2 देन बिकम्स 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बेटा स्टेशन रीजन का, आजकल ये पैटर्न में अपना है ही। तो इसमें क्या बोला गया कि व्हेन द बॉडी इज ड्रॉप्ड or throw horizontally from the same height it would reach the ground at the same time। बेटा जैसे मान लो ऐसा बोला उसने कि अगर आपने रिलीज किया तो u बराबर 0, यहां से यहां तक आने में जो समय लगेगा। दूसरा उसने बोला कि भाई ये हमारे पास दिया गया है, यहां पर ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे फेंका u से हॉरिजॉन्टली, पर बताओ क्या y डायरेक्शन का 0 है, तो नीचे लाने वाला कौन होगा बेटा, g तो होगा, तो दोनों में समय क्या लगेगा हमारा, सेम लगेगा। करेक्ट है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हैज नो इफेक्ट ऑन द वर्टिकल डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है, हॉरिजॉन्टल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो वर्टिकल को कभी चेंज नहीं करता है। तो असर्शन भी और रीजन दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी है, तभी तो ऐसा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। बेटा जो रेंज होती है पक्की बात है यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू द मैक्सिमम अटेन्ड हाइट, ये कोई जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। तो ये पहला सही है बेटा स्टेटमेंट, दूसरा हमारा हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन ये गलत बात है बेटा, तो स्टेटमेंट सेकंड गलत हुआ, एक्सप्लेनेशन की तो बात ही नहीं करेंगे आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2 पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली विद द सेम स्पीड u द वर्टिकल प्लेन। देखो बेटा सेम स्पीड सेम वर्टिकल प्लेन विथ एंगल 30 एंड 60 डिग्री, 30 और 60 पे फेंका गया है, तो किस समय पर इनके वेग हमारे क्या क्या होंगे बेटा, तो क्या बोला गया, तो ये एक ऐसे फेंका अपन ने, ये एक ऐसे फेंका, दोनों की रफ्तार सेम है, वर्टिकल प्लेन में फेंक दिया गया, एंगल कितना, एक हमारा 30 और दूसरा कितना हमारा 60। तो ऐसा बोल देता हूं भाई जो भी वेलोसिटी आएगा किसी समय बाद में वो आ जाएगा बेटा इस वाले का, देखना u cos 30 माइनस नहीं प्लस आई कैप लिखेंगे इसको। अब देखो किसी भी समय के बाद में इसकी जो रफ्तार होगी वो क्या हो जाएगी हमारी, u sin 30 माइनस gt हो जाएगी बेटा किसी समय बाद में, ये j कैप। दूसरे को लिखूंगा vt लिखूंगा u cos 60 आई कैप प्लस u sin 60 माइनस gt j कैप। अब की बार 60 के लिए कंपोनेंट तोड़ दिया। अगर दोनों पैरेलल हो जाते हैं बेटा, तो आपको थोड़ी देर पहले शुरुआत में बताया था ये रेस्पेक्टिव कंपोनेंट के जो रेशियो बनेंगे बेटा हमारे वो क्या बन जाएंगे, सेम बन जाएंगे रेशियो, इसका रेशियो इससे, इसका रेशियो इससे। तो जैसे u कट गया, cos 30 का वैल्यू cos 60 का वैल्यू रख दो और किसका वैल्यू निकाल लोगे बेटा, इसका वैल्यू निकाल लोगे तो आपके पास किसका वैल्यू आया, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा यहां से t का वैल्यू। सॉल्यूशन अब आप कर ही सकते हो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फिर हमारे पास ऐसा ही हुआ कि भाई इसका एक्सेलेरेशन बोला गया है, कितना होएगा बेटा, g sin 60 होएगा। इसका एक्सेलेरेशन कितना होएगा बेटा, sin 30 होएगा।
परंतु कौन से एक्सेलरेशन की बात कर रहा है वो, वर्टिकल में रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो इसका एक कंपोनेंट नीचे और आएगा ना, तो ये कितना हो गया बेटा हमारे पास, अगेन देखो ये हमारे पास ऐसा था, तो इसका कंपोनेंट वर्टिकल वाला लिखेंगे तो ये 60 डिग्री है, तो इसका कंपोनेंट और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी साइन स्क्वायर 60 वर्टिकल में। एक हो जाएगा हमारे पास ये, तो रिलेटिव के लिए ये लिख देंगे जी साइन स्क्वायर 30। तो ये हमारे पास ए रिलेटिव आ गया। जी का वैल्यू आप 9.8 रखो क्योंकि बेटा ये डेटा दिया हुआ है आपको, और साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो ये लिख देता हूं 3/4 माइनस 1/4। सो ये कितना बच गया बेटा हमारे पास में, ये 1/2 बच गया है, 1/2 इंटू जी, तो ये 4.9 आ गया बेटा, तो 4.9 इन वर्टिकल डायरेक्शन। अगला फिर बेटा हमारे पास है कि F = I+4J ब्लॉक पर लगने वाला फ्रिक्शन किधर होगा। बेटा ये फोर्स इधर लगेगा कितना, I कैप, इधर लगेगा 4J कैप, यही लगेगा बेटा जी। अब हमको कहा गया कि भाई यहाँ फ्रिक्शन निकालो, तो फ्रिक्शन तो μn होता है, म्यू 0.3 है, n हमारा 10 है, तो कितना न्यूटन आया, 3 न्यूटन। कौन सी डायरेक्शन में आएगा बेटा ये, माइनस का 3I कैप। परंतु क्या ये पॉसिबल है क्या, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन है वो तो अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है। अप्लाइड फोर्स x में कौन सा, यही तो हुआ x में हमारा अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स ये है, इसका मतलब फ्रिक्शन जो है वो इससे बड़ा नहीं आ सकता, इसके बराबर आ सकता है। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, -I कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिर 50 क्वेश्चन पूरे है बेटा, तो अच्छी तरह से करें। थैंक यू।